सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, ग्रेविटेशन का आज लास्ट लेक्चर है। इसके साथ ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस आपको क्या करना है यार, हर ग्रुप में शेयर कर दो। हमारे अंदर भी थोड़ी एनर्जी आए कि यार बच्चे इतना सपोर्ट एंड प्यार दिखा रहे हैं, सो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो चैनल को अगर अभी तक आप देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आप भी कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो। सो गाइस, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। मतलब कितना किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसी को उसका मास कहते हैं। गाइस, मास प्लैनेट भी चेंज करोगे तो भी मास चेंज होता नहीं है। अगर मुझे इसी टाइम कहीं और लेके जाओगे इसी टाइम, तो जितना मास इस प्लैनेट पे है उतना ही मास वहां भी देखेगा। तो मास बिल्कुल चेंज होने वाला नहीं है। और इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। किसका? मास का। मास कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब मैं बोलूंगा कि भाई इसके अंदर कितना मास है, तो आप मुझे कैसे बोलोगे सर इसका 30 केजी मास है, इसका 40 केजी मास है। थोड़ी ये मुझे बोलोगे सर इसका मास इस साइड निकला हुआ, इस साइड निकला हुआ, इस साइड डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर ओनली नंबर बता दोगे तो हम सोच लेंगे कि वो कैसा दिखता होगा, हम उसको प्रॉपर डिस्क्राइब कर देंगे। ओनली नंबर मतलब मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मास कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। इवन गाइस, मास मैंने बताया कि हर जगह सेम होता है। इवन हम प्लैनेट भी चेंज करेंगे ना, प्लैनेट भी चेंज करते हैं तो भी मास चेंज होने वाला नहीं है। और अगर जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उतना ज्यादा इनर्शिया बढ़ेगा। तो हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया। अगर इनर्शिया के बारे में किसी को ज्यादा समझना है तो ऑलरेडी मैंने लोअर क्लास में वो लेक्चर्स लिया हुआ, 9th में 7th में बना हुआ, जाके आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। सो गाइस, ये पूरा जो नोट्स है ये मास के बारे में। अब चलते गाइस नेक्स्ट हमारा वेट। वेट गाइस एक तरह का फोर्स होता है। जितने फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे उस ऑब्जेक्ट का वेट बोलते हैं। ध्यान से समझना, बहुत बार हम ना वेट को अलग चीजें लेके चलते हैं। मतलब जितने फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे उस ऑब्जेक्ट का वेट बोलेंगे। जितने फोर्स से, जितना भी फोर्स, अगर 10 न्यूटन लगा रहा है, 50 न्यूटन लगा रहा है, 70 न्यूटन लगा रहा है, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अगर मान लो 70 न्यूटन फोर्स अर्थ लगा रहा है सामने वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो 70 न्यूटन वो उसका ही क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। जितना फोर्स लगाएगा वही उसका क्या होता है? वेट होता है। इसलिए फोर्स और वेट दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, जितना फोर्स अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लगाता है वही उसका क्या होता है? वेट हो जाता है। तो देखो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। जितने फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, वही उसका क्या हो जाता है? वही उसका वेट हो जाता है। इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू वेट। ओके, एंड फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला हमने लोअर क्लास में मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ा था। बट गाइस, यहां ग्रेविटी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हो जाएगी, mg हो जाएगा। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला mg है और ये दोनों इक्वल है तो वेट का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट w इक्वल टू mg हो जाएगा। तो हम वेट के लिए भी क्या ले सकते हैं? mg। ओके, अब देखो, मास हर जगह सेम होता है पर हर जगह का ग्रेविटी अलग होता है। इसीलिए अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो वेट भी हर जगह क्या होगा? अलग होगा ना। कि मास तो सेम है पर वेट किससे? मतलब मास और ग्रेविटी से। पर ये हर जगह का सेम नहीं होता। इसलिए जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो ये जस्ट एग्जांपल, मेरा जो मास है 10 kg है और ग्रेविटी किसी का 10 है, तो 10 कितना हो गया? 100। अब ऐसा एक प्लैनेट है जिसका मास सेम है, मुझे एक और प्लैनेट पे लेके चले गए जो मेरा मास 10 kg है और उस प्लैनेट का जो ग्रेविटी वो 2 है, तो 10 2 20। तो कहने का मतलब वेट हर जगह का चेंज हुआ ना। यहाँ देखो, मास वही था पर ग्रेविटी अलग था, इसलिए मास यहाँ 100 हो, यहाँ वेट 100 न्यूटन हो गया क्योंकि ये फोर्स है एक तरह का। और सेम गाइस यहाँ 10 2 20 क्योंकि मास सेम है पर ग्रेविटी अलग है, इसलिए यहाँ वेट भी क्या होगा? अलग हो गया ना। तो कहने का मतलब क्या है गाइस कि वेट प्लैनेट टू प्लैनेट क्या होता है? चेंज होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं होती। सो गाइस, पूरा कंप्लीट नोट्स दिया हुआ है एंड इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन, क्योंकि ये भी फोर्स ही एक तरह का, इसलिए ये न्यूटन है। द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, हर जगह सेम नहीं होता। और ये क्या होता है? प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो गाइस, अब चलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ। हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ स्टेट एंड पोजीशन। किसी भी स्टेट एंड पोजीशन के कारण किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी स्टेट एंड पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट एकदम हाइट पे रखा हुआ है, हाइट पे, तो इसके अंदर ये स्टोर, ये एक स्टेट, एक पोजीशन पे
एक इस पे पोजीशन पे है, तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। और उस समय जो हम फॉर्मूला यूज करते थे वो था mgh, ओके mgh। बट गाइस हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब भी हाइट की जो वैल्यू हो वो कैपिटल आर से ग्रेटर हो जाए, क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए हाइट, मतलब अब अर्थ को छोड़ के हम बाहर जा रहे हैं, अर्थ को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है ना, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जब h हाइट की वैल्यू इस r से बड़ी हो जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हम ये फॉर्मूला बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो g की वैल्यू कम होती जाती है, तो देखा जाए तो ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी ना। जैसे जैसे हम अर्थ को छोड़ के ऊपर ऊपर जाते हैं तो g डिक्रीज होने लगता है, ये मैंने बताया है, और g डिक्रीज होने लगता है तो इनडायरेक्टली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। इसीलिए फॉर्मूला प्रॉपर नहीं है, किसके लिए, जब r क्या होगा, h इज ग्रेटर देन r, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से जब h की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ध्यान दो। अब देखो इसी के थ्रू मैं फॉर्मूला बनाता हूं, mgh, इसी से बनाता हूं। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, gm अपॉन r स्क्वायर, ये था। देखो मैं इसके थ्रू बना देता हूं। अब ये mgh हाइट, अब अर्थ को छोड़ के ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, अर्थ को छोड़ के, तो वहां क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इसलिए इस h की जगह पे क्या आ जाएगा, r प्लस h। अब नीचे देखो ये g का फॉर्मूला, यहां पहले मैं ऐसा कर दूं, चलो ऐसे m लिखा, g का फॉर्मूला क्या था, gm अपॉन r स्क्वायर है, r स्क्वायर ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। बट अब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अब ऑब्जेक्ट अर्थ को छोड़ के ऊपर जा रहा है, तो उस समय हम क्या लिखते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इसलिए इस r की जगह पे क्या आ जाएगा, r प्लस h। ओके, g का फॉर्मूला हमने लिख दिया। देखो इस g की जगह पे gm अपॉन r स्क्वायर है, बट यहां क्या आ जाएगा, r प्लस h का होल स्क्वायर। अब गाइस इस h की जगह पे भी क्या आ जाएगा, h की जगह पे भी यही आ जाएगा ना, r प्लस h, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब एक एक की कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा gm अपॉन r प्लस h। और गाइस ये ऊपर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ क्या होगा, माइनस साइन। इसलिए देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, gm, ये स्मॉल है मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कैपिटल है मतलब मास ऑफ द अर्थ, ये g आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये r है हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये h है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये हो गया, समझ में। तो गाइस इसलिए बुक में इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला हम क्यों यूज नहीं कर सकते पोटेंशियल एनर्जी के लिए, मैंने बता दिया, ये पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला है, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी h की वैल्यू r से बड़ी हो जाती है तो ये प्रॉपर नहीं है। क्यों प्रॉपर नहीं, क्योंकि g तो जीरो हो जाएगा ना, धीरे धीरे कम होकर जीरो हो जाएगा, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी ही नहीं ना, इसलिए हम फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं इसके थ्रू। देखो इसके थ्रू ही मैंने फॉर्मूला बनाया है। ओके, सो गाइस ये हो गया हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब चलते आगे, एस्केप वेलोसिटी, बहुत सिंपल है यार। ऐसी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी का यूज करके सैटेलाइट को एस्केप किया जाए फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए सैटेलाइट के अंदर हम कितनी वेलोसिटी डालें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, एस्केप हो जाए, एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी सैटेलाइट के अंदर डालना है जैसे मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, इतनी मिनिमम वेलोसिटी जिससे क्या हो सके, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से हम सैटेलाइट को क्या करें, बाहर निकाल सके। ओके, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड से ना बाहर निकालने के लिए सैटेलाइट को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उस समय सैटेलाइट के अंदर जो वेलोसिटी होती है एस्केप करने के लिए, कहा अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब अर्थ उसको बांध के रखता है ना भाई, अब उसको छोड़ के बाहर जाना है, तो उस समय उसके अंदर एक स्पेशल वेलोसिटी का नाम रखा गया है, जिसका नाम रखा है एस्केप वेलोसिटी। देखो, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकाले, एस्केप करने के लिए जो वेलोसिटी सैटेलाइट के अंदर डाली जाती है, मतलब एक एनर्जी डाली जाती है, उसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब गाइस चलते हैं फ्री फॉल की तरफ। फ्री फॉल, फ्री फॉल हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉल। ओके, ऐसा ये पेन नीचे गिरा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिरा, ग्रेविटी के कारण ही नीचे गिरा, तो हम इसको बोल सकते हैं ये फ्री फॉल। बट गाइस एक ट्रू फ्री फॉल भी होता है,
ट्रू फ्री फॉल, सच वाला फ्री फॉल। ओके, अभी हमने बात की फ्री फॉल की। फ्री फॉल क्यों होगा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो हम उसको बोल सकते हैं वो क्या है, वो क्या है, फ्री फॉल है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का देखो, ध्यान से देखना, इसको नहीं गिराऊंगा, लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। ये मेरा मार्कर है, अब देखो मैंने इसको पकड़ के रखा, अब मैंने इसको छोड़ा, ये फ्री फॉल है क्योंकि ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रहा है। इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग में इसको पकड़ के रखा हूं, समझ में आ रहा है। और जब ये नीचे जा रहा है तो इसको एयर पार्टिकल्स ये सभी क्या करेंगे? अपोज करेंगे कि नहीं? इसके मोशन को अपोज करेंगे, इसके मोशन को, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और फ्रिक्शनल फोर्स के इसका एयर पार्टिकल्स ये सभी क्या करेंगे? इसके मोशन को अपोज करेंगे। अगर मुझे ट्रू फ्री फॉल करवाना है तो ट्रू फ्री फॉल किस में पॉसिबल है पता है? बस वैक्यूम के अंदर, क्योंकि वैक्यूम के अंदर एयर पार्टिकल्स नहीं होते, एयर पार्टिकल नहीं होंगे, फिर कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगे, मतलब एयर तो रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो एयर ही क्या करता है? इसको मोशन को रजिस्ट करता है, रोकता है। अभी हमें नहीं समझ में आता, बट थोड़ा बहुत हल्का हल्का, अभी ये मैं फेंक रहा हूँ इसलिए नहीं पता चल रहा है, आप ऊपर से जाके जंप मारो, आपको समझ में आ जाएगा। एयर आपको यहाँ वहां घुमा फिरा के नीचे गिराता है, क्योंकि एयर हमारे मोशन को क्या करता है? रजिस्ट करता है। तो इसलिए अगर मुझे ट्रू फ्री फॉल करवाना है तो ट्रू फ्री फॉल ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि फ्री फॉल के लिए ग्रेविटी जरूरी है, बट ट्रू फ्री फॉल के लिए कैसा प्लेस होना चाहिए? वैक्यूम वाला प्लेस होना चाहिए। तो पूरे कंडीशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है गाइस कि द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड अ फ्री फॉल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। एंड ड्यूरिंग द फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ये नीचे गिर रहा है, ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, क्योंकि एयर पार्टिकल्स ये सब है। इसके बाद ट्रू फ्री फॉल पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम, इसलिए ट्रू फ्री फॉल अगर हमें करवाना है तो बस किसमें पॉसिबल? वैक्यूम, क्योंकि बाकी जगह तो मोशन को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा कौन? एयर पार्टिकल्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स हो गए, एयर पार्टिकल्स हो गए, सभी क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे। सो गाइस फाइनली यहाँ पूरा चैप्टर एंड हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हैं, अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।